नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। कल लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जाएगा। सदन में 8 घंटे तक बहस होगी। जेडीयू के सुझाव को बिल में शामिल किया गया है। वहीं टीडीपी ने बिल के समर्थन का ऐलान किया है। अखिलेश यादव और ओवैसी ने बिल के विरोध का ऐलान किया है। वक्फ पर जारी सियासी कलेश वाली कुंजी आपको हम दिखाएंगे। 2021 के प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और प्रोफेसर समेत 5 लोगों के घर गिराने की प्रक्रिया को असंवैधानिक और अमानवीय बताया। पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बात होगी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। इसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है। सोचिए, जो नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, वो नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखता है। आज सत्ता में इमरान खान की नोबेल शांति पुरस्कार वाली चाहत को कुछ आंकड़ों और कहानियों के साथ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में छिड़े नए युद्ध की भी बात होगी, जो 2 आतंकी संगठनों के बीच शुरू हो चुका है। एक तरफ हाफिज का संगठन लश्कर है, तो दूसरी तरफ मसूद अजहर का संगठन जैश-ए-मोहम्मद है। सत्ता में इस लड़ाई की पूरी कहानी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आतंकियों को कंट्रोल करने वाली पाकिस्तान की सेना इस मामले में बिल्कुल लाचार है। ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली की स्थानीय अदालत ने उस 2018 रेप केस में उसे सजा सुनाई है। 35 वर्षीय महिला ने पादरी पर रेप का आरोप लगाया था। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद पटियाला जेल उसे भेज दिया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को आज एक बड़ा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली दंगों में कथित भूमिकाओं की जांच के लिए सुनवाई का आदेश दिया गया है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद लगी आग में 17 लोगों की मौत की खबर है। ये लोग पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आग के बाद फैक्ट्री का स्लैब भी टूट गया था, जिसके बाद राहत और बचाव में परेशानी हुई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमले, सेना के अत्याचार, शहबाज की कांपती सत्ता, आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ बगावत को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। लेकिन सत्ता में आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वो चर्चाओं से विपरीत है। खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन अशांत पाकिस्तान से आई इस खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोकतंत्र के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये नामांकन नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी पेट्रियट सेंट्रम और PWA ने संयुक्त रूप से किया है। एडवोकेसी ग्रुप PWA यानी पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के सदस्यों ने इमरान खान के नॉमिनेशन की घोषणा की है। इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। वैसे तो किसी भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होना अच्छी बात होती है, लेकिन जब देश पाकिस्तान हो और नॉमिनेट होने वाला जेल में बंद हो, तो ये मजाक का विषय बन जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो रहा है। वैसे देखा जाए तो इमरान खान का दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ है। इनकी उपलब्धियों में शांति हो या ना हो, शांति पुरस्कार के लिए नामांकन जरूर दूसरी बार हुआ है। पहली बार आज से 6 साल पहले 2019 में उन्हें नामित किया गया था। इस बात को आधार बनाकर कि इमरान खान ने दक्षिण एशिया में शांति प्रयासों के लिए बहुत काम किया है। हालांकि जब पुरस्कार वितरण का वक्त आया तो इमरान का नाम पीछे रह गया। इस बार इमरान खान का नामांकन मानवाधिकार और लोकतंत्र से जुड़े कार्यों के लिए किया गया है। सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए आपको पाकिस्तान को समझना चाहिए। आपको इमरान खान को समझना चाहिए। आपको इमरान खान की उपलब्धियों पर गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या ये उपलब्धियां नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए उपयुक्त है, या ये सिर्फ एक एजेंडा है, एक मजाक है, या फिर पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का एक और एपिसोड है। जिन इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, वो अगस्त 2023 से जेल में बंद है। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान की रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। इमरान खान पर राष्ट्रीय गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लग चुका है। मतलब ये कि वो देश की सीक्रेट जानकारी को लीक कर रहे थे। सरकारी गिफ्ट बेचने के आरोप इमरान खान पर लगे।
इसके अलावा गैर कानूनी विवाह के आरोप उन पर लगाए गए, अधिकारियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। ऐसे आरोपों के बाद भी इमरान खान का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन हुआ है। इस पर पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है और कैसे इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है, आप भी देखिए। इमरान खान की सबसे ज्यादा फजीहत तोशाखाना मामले में हुई थी। उन पर विदेशों से मिले उपहार चुराकर बाजार में बेचने के आरोप लगे। नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आने वाले इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा पर क्या क्या आरोप लगे, आप भी जानिए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए देकर पाकिस्तान सरकार के खजाने से 14 करोड़ 20 लाख रुपए के 112 उपहार लिए थे। इन उपहारों में हीरे और सोने के आभूषण थे, 7 महंगी घड़ियां थी। इसमें सबसे महंगा तोहफा एक गोल्डन रोलेक्स घड़ी थी। पाकिस्तान की सरकार ने इसकी कीमत 8 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी थी। इमरान खान ने इस घड़ी को लेने के लिए पाकिस्तानी तोशाखाना में केवल 1 करोड़ 70 लाख रुपए जमा किए थे। आईफोन, महंगी पेन, सोने की अंगूठियां, इसके अलावा लाखों रुपए के डिनर सेट, महंगा इत्र भी इसमें शामिल है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव AK-47 भी भेंट की। पाकिस्तान के गवर्नमेंट गिफ्ट डिपॉजिटरी रूल्स के अनुसार सरकारी तोशाखाना में विदेशी उपहार जमा करना अनिवार्य है। वहां से उपहारों को खुली नीलामी में रखा जाता है। तब तक वो तोहफा देश की संपत्ति ही रहता है। अगर किसी नेता को 10,000 से अधिक मूल्य का उपहार रखना है तो तोशाखाना में अनुमानित मूल्य जमा करने का नियम है। इन नियमों का फायदा उठाकर इमरान खान ने कम पैसे देकर ज्यादा कीमत के तोहफे अपने पास रख लिए थे, जिनमें वक्फ संशोधन बिल काफी ट्रेंड कर रहा है और कल ही इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। यानी 8 अगस्त 2024 में पहली बार संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में फैसला हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के पेश होने का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। कल ही बिल को पास कराने की कोशिश होगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस बिल पर 12 घंटे चर्चा चाहती थी। कल दोपहर 12:15 पर चर्चा शुरू होगी। कल की चर्चा की रूपरेखा तय करने के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। करीब 8 महीने की चर्चा और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो जाएगा, लेकिन क्या ये पास हो पाएगा या विपक्षी दल इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? दरअसल राजनीति की सुई इसी पर अटकी हुई है। बीजेपी के कुछ गठबंधन के साथी ऐसे हैं जो वक्फ बिल का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में वो रुख बदल ना दें, पार्टी को इस बात की चिंता भी होगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। वैसे मौजूदा नंबर देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी के 5, आरएलडी के 2 और अन्य 11 सांसद हैं। इन सांसदों की कुल संख्या 293 होती है। जबकि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 28, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 और एनसीपी शरद पवार गुट के 8 और 32 अन्य हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 235 होती है। इन दोनों गठबंधनों के अलावा 14 और हैं, जिनमें ज्यादातर वक्फ संशोधन बिल के विरोधी हैं। लेकिन इनके मिल जाने के से भी वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास खुद के 293 सदस्य मौजूद हैं। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए अपने सहयोगी दलों के सुझाव को खास तरजीह दी है। खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के सुझावों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन बिल में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। कानून के मुताबिक बनी पुरानी मस्जिदों, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। औकाफ यानी दान की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानों में काफी गर्मी थी। कुछ नेताओं का तर्क था कि इस बिल के पास होने से मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, तो सरकार इसे सिर्फ गुमराह करने का तरीका मान रही है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बिल का विरोध करने वाले करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, ये सबको पता है। जबकि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि ये बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की साजिश है। जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है, वो हर जगह नियंत्रण चाहते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन बहुत अहम है। ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ना मुसलमानों की दरगाह छीनेगा, ना मस्जिद, ना कब्रिस्तान, ना खानका। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हित में है, न कि उसके विरोध में। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, अगर वक्फ बोर्ड बिल आया तो जो JPC में हमारा स्टैंड था, हमने संशोधन दिए। हम उसी तरह यहाँ अपना दृष्टिकोण रखेंगे और सरकार से आशा करेंगे वो उसे स्वीकार करें। देश साथ में है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक पार्टी है ये देश में नफरत फैलाने के लिए बेरोजगारी, MSP की गारंटी, महंगाई, शेयर बाजार की लूट, रुपए की गिरती कीमत, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी लेके आए। और ये कोई नीयत सही नहीं दे पाती। कांग्रेस, BJP सरकारी पार्टी है, इसकी ये लाई ही इसलिए गई है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से, जायज़ प्रॉपर्टी को किस तरह से कब्जाया जाए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये श्री ओवैसी की बात है, वो कोई सोल स्पोक्समैन नहीं है मुस्लिम्स के। और यूं भी उनको लेकर के भी RJD, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कई प्रकार के आरोप लगा चुकी है कि वो उत्तेजनात्मक भाषण दे करके कम्युनल पोलराइजेशन कर। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। ये लोग RSS का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार करेंगे। हालांकि इन बयानों से अलग ये दावा किया जा रहा है कि सहयोगियों के रुख के बाद सरकार ने बिल को थोड़ा लचीला कर दिया है। सरकार ने JDU, TDP और हम की राय मान ली है। संशोधित बिल में 2025 तक जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ की ही रहेगी। अगर जमीन पर विवाद नहीं है तो संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। अगर जमीन सरकारी नहीं है तो भी संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्यों में है उस पर कानून लागू नहीं होगा। वक्फ के उद्देश्य से बनाए गए ट्रस्ट पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। वैसे तो विपक्षी नेताओं का यह दावा है कि मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। खास तौर पर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के इस बिल के समर्थन में लोगों को जागरूक कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा। एक तरफ जहां देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और सरकार और उनके गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बड़ा मुस्लिम तबका जो पसमानदा मुस्लिम है उनका है, जो लगातार इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना वक्फ बोर्ड की, डिजिटलाइजेशन होगा ना वक्फ संपत्तियों का, इस पर से अवैध कब्जे छूटेंगे ना। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी शोषित पीड़ित मुस्लिम महिला को इसका लाभ होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे ना। जाहिर बात है इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर उठाकर उससे वसूली करते हैं। जगह जगह पे विरोध करना, उससे आप चीज़ों को गलत एक दिशा पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोटिव ही नहीं है।
ना हम जैसे लोगों का है जो समर्थन कर रहे हैं और ना सरकार का है। वरना आज एक मुसलमान होते हुए मैं इस देश के सरकार के साथ नहीं खड़ी होती। मैं भी इसका विरोध कर रही होती अगर मुझे इसमें विरोध लायक कोई बात नजर आ रही होती। देसी खबरों को थोड़ा और एक्सटेंशन देते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां रातों रात हजारों लोगों का पता ही बदल गया। जब वो सोने गए थे तो उनके घर का पता कुछ और था, जागे तो पता कुछ और हो गया। उत्तराखंड सरकार ने एक ही झटके में राज्य के 4 जिलों की 17 जगहों के नाम बदल दिए। हरिद्वार की 10 जगहों के नाम बदले, देहरादून में 4 जगहों के नाम बदले गए, नैनीताल में 2 जगह और उधम सिंह नगर में 1 जगह का नाम बदल दिया गया। बदले हुए नामों में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। कुछ बदले हुए नाम भगवान के नाम पर हैं, तो कुछ जगहों के नाम महान व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं। खास बात यह है कि औरंगजेब विवाद के बाद हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम भी बदल दिया गया है। औरंगजेबपुर को अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। गाजीवाली को आर्य नगर, चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर, इदरीशपुर को नंदपुर और खानपुर श्री को कृष्णपुरी, अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर, असफ नगर को देवनारायण नगर, सलेमपुर राजपुताना को शूरसेन नगर का नाम दिया गया है। इसी तरह से देहरादून के मियावाला को रामजीवाला, पीरवाला को केसरी नगर, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर को दक्ष नगर के नाम से अब जाना जाएगा। जबकि नैनीताल नवाबी रोड को अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग का नाम दिया गया है। उधर उधमपुर की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किया गया है। नाम बदलने पर अब रिएक्शन भी आने लगे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी इसे जनभावना के अनुरूप बता रहे हैं। उनका दावा है कि नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप है। नए नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। हालांकि विपक्ष इससे खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कटाक्ष किया है और ये कहा है कि उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात होती है तो नाम बदलते हैं। कुल मिलाकर विलियम शेक्सपियर की लोकप्रिय कथन नाम में क्या रखा है वाली बात को भुलाकर हमारे देश के राजनीतिक दल नाम पर खूब राजनीति कर रहे हैं। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, पागल लोग हैं। इनकी अकल घास चरने जा चुकी है। तो इनको ना तो रोजगार पे काम करना है, ना किसानी पे काम करना है, न महंगाई कम करने पे काम करना है। तो ऐसे ही झगड़े लड़ाने के रोज नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। एकाध नाम बदलते तो शायद मंशा पर सवाल नहीं उठता, लेकिन इतने सारे नाम बदलने का मतलब है कि अपने कुकर्मों से, अपने बड़बोले नेताओं से और प्रदेश में चल रहे अपने कुशासन से ध्यान भटकाने के लिए अब आपने एक नई बहस छेड़ने का मन बनाया है। एक तरफ नेता नाम पर राजनीति करके नाम कमाना चाह रहे हैं, कुछ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नाम बदलने पर लोग भी धार्मिक आधार पर बंटे हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में बदले गए नामों पर हिंदू संगठनों के स्थानीय नेता खुश हैं, तो मुस्लिम समुदाय में दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। कोसी नदी के किनारे घनी आबादी का जो क्षेत्र है, जो नगर पंचायत क्षेत्र है, वो सुल्तानपुर पट्टी के नाम से है। जहाँ कोई सुल्तान नहीं रहता,
और सुल्तानत की कोई यहाँ परंपरा भी नहीं है, देश संविधान से चल रहा है। तो जिन्होंने यहाँ अत्याचार किए, औरंगजेब, बाबर, सुल्तान, इस तरह के लोगों से कोई मतलब दूर तक हमारे देश की परंपरा और संस्कृति का नहीं है। कुछ लोग लेकिन हेन केन प्रकरण कर रहे हैं कि दस्तावेज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मगर कुछ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और समय के हिसाब से सब अच्छा हो। कौशल्यापुरी नाम बहुत अच्छा है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। विकास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छल कपट का काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और किसी भी तरीके से ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध दर्ज कराएंगे अपना और अगर हो सका तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, न्यायालय की शरण भी लेंगे। दिक्कतें कुछ नहीं होती, सिर्फ ये जो है जनता को भ्रमित कराया जाता है कि दिक्कतें हो रही है। ऑन कागज़ चलना है, सारे कागज़ जो है सरकारी काम में करने हैं। जनता को क्या दिक्कत है? जनता को तो सुल्तानपुर की जगह कौशल्यापुरी लिखना है और उसका सम्मान करना है। ये फैसला बहुत अच्छा लिया है सरकार ने। जिस प्रकार से योगी सरकार जो है पुरानी जगहों के नाम चेंज कर रही है, वो जो उनके नाम पहले थे वही दोबारा रख रही है, तो उसी प्रकार से धामी सरकार ने भी अगर नाम रख दिए तो इसमें क्या गलत है। अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन है, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। यानी नाम में क्या रखा है। एक गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम और उसके परसेप्शन से सारा खेल बदल जाता है। और ये भी मानकर चलिए कि यहाँ नेताओं के लिए सुगंध सिर्फ वोटों की और सत्ता की होती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नाम बदलने का विवाद क्यों होता है। दरअसल राजनीति में विकास हो ना हो, नाम जरूर बदलते हैं। सड़कें टूटी हैं, कोई बात नहीं, नाम बदल दो। स्कूल में टीचर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम नया रख दो। नेताओं को शायद लगने लगा है कि जनता सड़क पर चलेगी नहीं, सिर्फ नाम पढ़ेगी। बुलडोजर एक्शन पर हथौड़ा चलाने वाली खबर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को 2021 में प्रयागराज जिले में कुछ घरों को बुलडोजर से ढहाने के मामले में फटकार लगाई। बुलडोजर एक्शन को गलत बताया और मुआवजा देने का आदेश भी दिया। ये मामला 2021 का है, जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि राज्य सरकार ने यह सोचकर गलत तरीके से मकानों को ध्वस्त किया कि ये जमीन गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की है, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह आदेश दिया कि जिनके मकान गिराए गए हैं उन्हें 6 हफ्तों के भीतर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह कहा कि देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान 24 मार्च को अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का भी जिक्र किया, जहां बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बच्ची अपनी किताब लेकर भागती हुई दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 मार्च की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये लिखा है कि सच तो ये है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा करता है और फैसला तो ऐसा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से और जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिन्हें मारा गया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस राय को मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुदरती राज, एक आपातकालीन स्थिति के चलते हुए इस प्रकार के एक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायी है। ना ही संविधान को किसी प्रकार से वो मानते हैं, ना ही लोगों की जन भावनाओं को जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस मत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और उसका अमल भी दिखना चाहिए, ताकि लोग संविधान को मानते हैं, जो विश्वास को करते हैं उसको कायम रखें। राजनीतिक और कानूनी खबरों से निकल स्कूली शिक्षा में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को आइए समझते हैं, क्योंकि नए सेशन में एनसीईआरटी की नई किताब इस बार बहुत बदल गई है। नई कक्षा में उनका छात्रों का सामना नए नए शब्दों से होने वाला है। खबर यह है कि एनसीईआरटी के छात्र अब उर्दू या फारसी के शब्द नहीं बल्कि संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ेंगे। भाषा की नई किताब में उर्दू और फारसी की जगह हिंदी और संस्कृत के शब्द उनके सामने होंगे। नए सेशन में बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, नई किताबें भी आ चुकी हैं। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत प्रकाशित एनसीईआरटी की नई किताबों में अब बहुत से शब्द बदल गए हैं। ये बदलाव कक्षा 4 और 7 की हिंदी की किताबों में किया गया है। इन किताबों में उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के आम बोलचाल के शब्दों की जगह संस्कृत निष्ठ शब्दों को जोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि नई किताब में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसे हम किताब के कुछ अंश आपके जरिए आपको आइए समझाते हैं। जैसे सर या मैडम की जगह अध्यापक जी और अध्यापिका जी नजर आएगा। सब्जी की जगह साग भाजी, तो वहीं बगीचे की जगह उद्यान का इस्तेमाल होगा। जरूरत को अवश्य, जबकि मजेदार को आनंदमय कहा जाएगा। इसी तरह कहानियों से माजरा, नज़ारा, हॉल, बेडरूम और किचन जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। किताब में दिखने वाले पश्चिमी परिधान को भी हटा दिया गया है और उसकी जगह भारतीय परिधान ने ले ली है। जैसे कोट पैंट की जगह कुर्ता पजामा, जीन्स टॉप की जगह साड़ी सूट अब किताबों में दिखाई देंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म में टाई भी हटा दी गई है। इन बदलावों के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस भाषा का विषय हो उसमें उसी भाषा के मूल शब्दों को जगह दी जाए। मतलब ये कि अब जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो नए नए शब्दों से परिचित होंगे। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो धार्मिक प्रवचन करने वाला कोई बाबा ही क्यों ना हो। आपको ये याद होगा कि यीशु यीशु वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पादरी बजिंदर सिंह, पंजाब के मोहाली कोर्ट ने आज पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 7 साल पुराने रेप केस में ये सजा सुनाई गई है। बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। आरोप है कि उसने विदेश में बसाने का लालच देकर एक महिला को अपने घर ले गया था। वहां उसका रेप भी किया गया और वीडियो भी बनाया गया था। खुश हूँ। मैंने तो सोचा था उसको 10-15 साल की सज़ा होएगी, चलो सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, बट जब सामने उनको जब किल डेथ का ऐलान कर दिया तो तब मुझे और भी खुशी हुई कि और भी लेडी से बाहर निकल के आएंगी, और भी लड़कियां बाहर निकल के आएंगी, और जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनके साथ जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं, जिनके पासपोर्ट उसने लिए हुए हैं बाहर भेजने का झांसा देके, तो अपने सोशल रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए और एक तरह से अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करता है, रेप करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या और कई तरह की एट्रोसिटीज़ जो अभी और आगे जांच होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट 2 और केस दर्ज हुए हैं जब ये जमानत पर थे। इनके अगेंस्ट एक 354 का जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस और एक अभी रिसेंटली हुआ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का और मारपीट का केस है। तो उसमें क्या है कि जोर ज़बरदस्ती से ये बंदा अपनी पोजीशन का मिसयूज़ तो करता ही था। वो बहुत सारी चीज़ें अभी खुल के सामने आएंगी। सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको खतरा बहुत है। जो उनके साथ में उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारे इल्ज़ाम बुरा होगा, उनके माँ बाप को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। वैसे ऐसे तरह की ये गिद्दड़ धमकियाँ देते रहते हैं। और सामने बाहर से कॉल, इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है कि तुम पीछे हो जाओ, पास्टर जी पापा है हमारे बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे होते तो आज सलाखों के पीछे क्यों होते। इसमें लिखा है कि जो ये वहाँ पे कर रहे थे, उसमें प्रशासन को मांग है मेरी, वहाँ पे जाके देखें चल क्या रहा था, गुमराह करा जा रहा था लोगों को, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी वहाँ पे, और बहुत सारी लड़कियाँ जो अंदर है, जो सामने नहीं, अभी सामने आएंगी, अभी पहले डर था उनको, अभी सामने आ जाएंगी और सबको पता लगेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए।
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के शराबबंदी वाले फैसले की, जो आज से प्रदेश के 19 धार्मिक जगहों में लागू हो गया। उज्जैन, ओमकारेश्वर, चित्रकूट, महेश्वर, मंडलेश्वर समेत 19 जगहों पर ये लागू हुआ है। शराबबंदी के फैसले से जनता खुश है, वहीं राजनीति भी हो रही है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। वो शहर जो धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं उनमें आज से शराबबंदी शुरू हो गई है। टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी। धार्मिक शहर हैं उनमें शराबबंदी की जा रही है। उज्जैन का जो नगर निगम क्षेत्र है उसी पॉलिसी के तहत इसमें भी आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। कोई भी शराब की दुकान अब नगर निगम की सीमा के अंतर्गत नहीं है। शराबबंदी का निर्णय जो हुआ है उससे तीर्थयात्रियों को, हमारे तीर्थ पुरोहित को, शहर की जनता को बहुत प्रसन्नता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा शासन का निर्णय था, क्योंकि हम वातावरण यहाँ का ठीक नहीं रहता था, लोग शराब पी के हंगामा करते रहते थे।